आपके अपने YouTube चैनल पर आज अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो कि है 12th क्लास के अंदर। अब देखिए एक उद्देश्य दे रखा होगा बोतल बी में दिए गए क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट यानी क्रिस्टलीय एफएस की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए जो कि अशुद्ध नमूने के 12 ग्राम प्रति लीटर को घोलकर बनाया गया है। इसके लिए बोतल ए में 6.5352 ग्राम प्रति 500 ml क्रिस्टलीय एफएस को घोलकर मानक विलयन बनाया गया है। आपको माध्यमिक विलयन K2Cr2O7 व विलयन का विलयन दिया गया है और सूचक आपको एन-फेनिल एंथ्रानिलिक अम्ल दिया गया है। अब देखिए इसके अंदर जो अज्ञात विलयन है, अज्ञात विलयन वो है एफएस यानी क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। मानक विलयन यानी ज्ञात विलयन है अपना FAS फेरस अमोनियम सल्फेट। और देखिए माध्यमिक विलयन है इसके अंदर K2Cr2O7। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। उद्देश्य में से आपको ज्ञात क्या करना है, एफएस की शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करनी है। एफएस की शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करना है और एक आपको मानक विलयन दिया गया है एफएस का और माध्यमिक विलयन दिया गया है K2Cr2O7 का। चलिए अपन को सबसे पहले सिद्धांत लिखना होता है। नंबर 1 सिद्धांत देखिए इसके अंदर जो K2Cr2O7 है यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा यह फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी जो K2Cr2O7 है ये क्या करता है, फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी Fe2+ को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है। और सूचक की उपस्थिति में K2Cr2O7 की एक बूंद K2Cr2O7 की अंतिम बिंदु से एक अधिक बूंद हरा रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो K2Cr2O7 है यह फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत कर देता है। सूचक की उपस्थिति में K2Cr2O7 अंतिम बिंदु से एक अधिक बूंद से हरा रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। फिर आपको आयनिक अभिक्रिया व आणविक अभिक्रिया लिखनी होती है। सबसे पहले देखिए आयनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण नंबर 1 आयनिक अभिक्रिया
आयनिक अभिक्रिया आपको आधी आधी करके लिखनी है। यदि आप पूरी लिखना चाहते हो तो पूरी लिख सकते हो। देखिए इसके अंदर आप K2Cr2O7 को आयनिक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, Cr2O7 -2, यानी ये किस में परिवर्तित हो गया, आयनिक रूप में परिवर्तित हो गया। और आपको Fe+2, ये जो FAS व FES के अंदर फेरस किसके अंदर परिवर्तित होता है, फेरिक के अंदर परिवर्तित होता है। अब देखिए क्रोमियम Cr+3 में चेंज होगा और Fe किसके अंदर चेंज होगा, Fe+3 के अंदर चेंज होगा। अब इसको आपको संतुलित करना है। ऑक्सीजन को देखकर आयनिक अभिक्रिया में अपन जल के अणु को जोड़ते हैं 7H2O। फिर अपन को हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो 14H+ लिख लिए तो ये अभिक्रिया पूर्ण संतुलित हो जाएगी। Cr2O7 -2 6 Fe+2 और 14H+, 2Cr+3 6 Fe+3 और 7H2O, ये इसकी क्या है, आयनिक अभिक्रिया है। फिर अपन बात करते हैं आणविक अभिक्रिया की। केवल आपको डायरेक्ट लिखने के लिए ये जो मोलों के अणु है उनको आपको याद रखना है, मोलों की संख्या है उनको आपको याद रखना है। अब देखो आणविक अभिक्रिया की अपन बात करें तो पूर्ण अभिक्रिया लिखने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। K2Cr2O7 + 6 FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O। अब देखो उत्पाद के अंदर इनका उत्पाद कैसे बनेगा, यानी जो पोटेशियम है उसको सल्फेट के साथ उत्पाद बनाना है। K2SO4 + Cr2SO4 का होल थ्राइज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्रोमियम +3 है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, K2SO4 का होल थ्राइज। फिर देखिए Fe+3, Fe+3 के अंदर चेंज होता है तो अपन यहां भी उत्पाद के अंदर Fe2SO4 का होल थ्राइज लेंगे। उसके बाद अमोनियम के साथ उत्पाद बनाना है, NH4 का होल ट्वाइज SO4। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सल्फेट को संतुलित करना है। इधर की साइड देखिए 1 2 2 × 6 यानी यहाँ 12 सल्फेट है, जबकि इधर देखिए 1 3 4 3 3 9 4 और 9 13 और 6 19। तो क्रियाकारक की तरफ कितने सल्फेट की कमी हो रही है, 7 की। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 7H2SO4 ऐड कर देता हूँ। तो अब ये सल्फेट संतुलित हो चुके हैं। सल्फेट संतुलित होने के बाद आपको हाइड्रोजन है उनको देखकर जल के अणु को जोड़ना है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 14, 14 का आधा यानी 7 H2O ऐड करने, 7 H2O। अब देखो कुछ H2O यहाँ क्रियाकारक में ऑलरेडी पड़े हैं, यानी जल के अणु पहले से ही उपस्थित है। कौन कौन से, ये 6 × 6 यानी 36 + 7 यानी 43 H2O इसके अंदर आएंगे, 43 H2। अब ये अभिक्रियाएं पूर्ण संतुलित है और ये कौन सी है, आणविक अभिक्रिया है। ये तो पहली आणविक अभिक्रिया हुई है, किसके साथ,
K2Cr2O7 और FAS के साथ। अब आपको क्या करना है, K2Cr2O7 व FAS के साथ एक और आणविक अभिक्रिया लिखनी है। आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि FS व FAS दोनों के अंदर जो Fe है वो किसके अंदर चेंज होता है, Fe+3 के अंदर चेंज होता है। अब देखिए दूसरी जो आणविक अभिक्रिया है K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4.7H2। FS का यानी फेरस सल्फेट का, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का सूत्र ये होता है FeSO4.7H2। अब देखिए इसका भी उत्पाद आपको बनाना है इसी प्रकार, K2SO4 प्लस Cr2SO4, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइज। क्यों क्या है होल थ्राइज, क्योंकि फेरस किस में चेंज हो जाता है, फेरिक के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखो, अब अपन को सल्फेट को संतुलित करना है। इधर कितने सल्फेट है, 6 सल्फेट है, जबकि उत्पाद की तरफ 1 3 4 4 और 9 13, कितने का अंतर है, 7 का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 7H2SO4 ऐड कर देता हूँ। ये ऐड करते ही आपको हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं हाइड्रोजन का आधा जल का अणु ऐड करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन है, 14, 14 का आधा 7H2O ऐड कर देता हूं तो हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा। लेकिन अभिक्रिया में उसके बाद आपको देखना है कि कितने जल के अणु हैं जो पहले से ही उपस्थित हैं। इसके अंदर 6 × 7 42 जो जल के अणु हैं वो पहले से ही उपस्थित है। 42 और 7 49 H2O इस अभिक्रिया में आएंगे। यानी ये रासायनिक समीकरण है। दोनों रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा आयनिक समीकरण और दूसरा होगा आणविक समीकरण। आणविक समीकरण आपको दोनों लिखने हैं। दोनों का मतलब है, एक तो आपको माध्यमिक विलयन व FS यानी जो कि अपना अज्ञात विलयन है FS और माध्यमिक विलयन व FAS यानी ज्ञात विलयन है, उन दोनों के साथ आपको आणविक अभिक्रिया लिखनी है। फिर अपन बात करते हैं परीक्षण सारणी की। परीक्षण सारणी देखिए, परीक्षण सारणी 12th के अंदर जितने भी अनुमापन हैं उनके अंदर आपको दो दो परीक्षण सारणी बनानी है, क्योंकि आपके जो कोर्स में है वो द्वि अनुमापन है, यानी आपको 2 बार अनुमापन करना है। नंबर 1 मानक विलयन, मानक FAS फेरस अमोनियम सल्फेट व माध्यमिक विलयन K2Cr2O7 के मध्य अनुमापन। और दूसरी सारणी आपको बनानी है अज्ञात विलयन, अज्ञात विलयन FS, FS का मतलब फेरस सल्फेट, अज्ञात विलयन फेरस सल्फेट व माध्यमिक विलयन K2Cr2O7 के मध्य अनुमापन। ये दो आपको सारणियां बनानी है और लैब के अंदर जो टाइट्रेशन करके और जो रीडिंग आपको प्राप्त होती है वो इन सारणियों के अंदर भरनी है। तो अपन एक सारणी किस प्रकार बनानी है वो अपन एक सारणी को देख लेते हैं, बाकी दूसरी आपको स्वतः ही बना लेनी है। नंबर 1 देखिए, इनके अंदर भी आपको ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे पिपेट
द्वारा लिया गया आयतन गया मानक विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, पिपेट द्वारा लिया गया मानक विलयन का आयतन। नंबर 2 अपन लिखते हैं ब्यूरेट का पाठ्यांक, ब्यूरेट के पाठ्यांक के अंदर भी आपको दोनों पाठ्यांक लेने हैं, एक तो प्रारंभिक यानी ए और दूसरा अंतिम पाठ्यांक बी। जो प्रारंभिक पाठ्यांक है उसे अपन छोटे वाले ए से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम पाठ्यांक को छोटे वाले बी से। अब देखिए तीसरा बिंदु आपको लिखना है ब्यूरेट द्वारा लिया गया, ब्यूरेट द्वारा लिया गया माध्यमिक विलयन का आयतन, माध्यमिक विलयन का आयतन। और चौथा बिंदु है आपका सुसंगत आयतन। अब देखिए सबसे पहले मान लो आपने अनुपापन शुरू किया है, तो पिपेट की सहायता से आप मानक विलयन को कॉनिकल फ्लास्क में भरोगे और उसके अंदर 2 बूंद एनफेलिन एंथ्रानिलिक अम्ल डालोगे और उसके अंदर आधी टेस्ट ट्यूब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। फिर आपको अनुमापन स्टार्ट करना है। आपने पिपेट के द्वारा जो मानक विलयन का आयतन लिया है वो कितना होगा, यदि आपकी प्रयोगशाला में 20 ml की जो पिपेट है तो आपको यहाँ 20 ml लेना है। फिर देखो ब्यूरेट का पाठ्यांक, जो प्रारंभिक पाठ्यांक होता है वो 0 ml होता है। अंतिम पाठ्यांक मान लो आपको रीडिंग प्राप्त हुई है 19.5 ml पर, तो ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन भी कितना होगा, यानी B माइनस ए यहाँ लिखना है, यानी 19.5 में से 0 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा 19.5 ml। अब देखो दूसरी बार आपने रीडिंग शुरू की और आपने पुनः पिपेट की सहायता से जो मानक विलयन लिया है वो 20 ml आ गया। फिर देखो प्रारंभिक पाठ्यांक, आप दूसरी बार जो अनुमापन है आप यहीं से शुरू कर सकते हो 19.5 ml से। यदि आपको अंतिम पाठ्यांक के रूप में 38.8 ml प्राप्त हुआ है तो ब्यूरेट से लिया गया आयतन कितना होगा, B माइनस ए करके देखोगे तो आपको प्राप्त होगा 19.3 ml। फिर देखिए थर्ड नंबर, यानी तीसरी बार जब आप अनुमापन करोगे तो 20 ml आपको कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट की सहायता से जो मानक विलयन ले लेना है और तीसरी बार आपको पुनः ब्यूरेट को पूरा भर लेना है, यानी 0 ml तक। और आपको जो तीसरी बार जो पाठ्यांक प्राप्त हुआ वो होगा 19.3 ml और ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन भी हो जाएगा 19.3 ml। अब देखिए पहली ही जो पाठ्यांक है या पहला जो पाठ्यांक है वो आपको दूसरे व तीसरे से थोड़ा अधिक प्राप्त होगा, जबकि दूसरा व तीसरा आपको समान पाठ्यांक प्राप्त होने चाहिए। यानी जो दूसरा व तीसरा समान पाठ्यांक प्राप्त हुआ है यही अपना क्या होगा, सुसंगत आयतन होगा 19.3
3 ml। ये सारणी है किसके मध्य? मानक एपीएस व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन की। और दूसरी सारणी आपको बनानी है अज्ञात विलयन एफएस व माध्यमिक विलयन K2Cr2O7 के मध्य अनुमापन की। फिर अपन बात करते हैं गणना की। तो गणना किस प्रकार करनी है? फिर अपन बात करते हैं गणना की। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है मानक विलयन की नॉर्मलता। यदि अपन प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कर रहे हैं तो अपन नॉर्मलता से भी ज्ञात कर सकते हैं और मोलरता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है मानक, यानी जो ज्ञात विलयन है, मानक विलयन की नॉर्मलता। यदि आपको नॉर्मलता में दे रखा है तो आप डायरेक्ट नॉर्मलता में लिख सकते हो। यदि आपको ग्राम प्रति लीटर में दे रखा है तो उसको आपको नॉर्मलता में बदलना पड़ेगा। अभी जैसे 6 पॉइंट इसमें दे रखा है, जो अपना उद्देश्य था उसमें जो ग्राम प्रति लीटर में भार दे रखा था 6.5352, ये ग्राम प्रति लीटर में भार दे रखा है। इसको अपन को चेंज करना है नॉर्मलता में। देखिए नॉर्मलता में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, n बराबर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटा विलयन का भार, वो भी किस में? आयतन में। विलयन का भार ml में, सॉरी विलयन का भार ml में, यानी विलेय का भार इंटू 1000 बटा विलयन का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का भार ml में। अब देखिए अपने पास जो विलेय का भार है वो 6.5352 इतना प्राप्त हो गया। इतना अपन को दिया गया है, 1000 से मैं गुणा कर लेता हूं। इसका जो तुल्यांकी भार है, मानक विलयन कौन सा अपने पास? एफएस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो एफएस का जो तुल्यांकी भार है वह है 392.12 और इसके अंदर आपने देखा होगा दिया गया है 6.5352 प्रति 500 ml, यानी मैं यहाँ क्या करूँगा, 500 ml का भाग दूंगा, यानी जो विलयन का आयतन दे रखा है वो 500 ml है। तो अपन यहाँ ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये कट के 2 हो जाएगा, यानी 6.5352 इंटू 2 बटा 392.12, ये इतनी क्या हो गई? नॉर्मलता हो चुकी है। यानी जो मानक विलयन की नॉर्मलता है वो है ये। फिर अपन को क्या करना है, माध्यमिक विलयन की नंबर 2, आपको माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ज्ञात विलयन की सहायता से माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता। अब देखिए माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है N1V1 बराबर N2V2। अब अपन को सबको पता है N1 क्या है, ज्ञात या मानक विलयन की नॉर्मलता V1, जो कि अपन ज्ञात विलयन का आयतन कितना लेते हैं 20 ml। N2 अपन को ज्ञात करना है और V2 जो अपन को सुसंगत आयतन प्राप्त हुआ है पहली सारणी से वो लिखना है। N2 बराबर N1 का मान है 6.5352 इंटू 2 बटा 392 392.12 इंटू ये तो क्या हो गया, N2 का मान हो गया, सॉरी N1 का मान हो गया
V1 का मान कितना है अपने पास 20 ml और V2 का मान अपन को प्राप्त हुआ था 19.3 ml। ये अपन को प्राप्त हो गया क्या N2। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, अज्ञात विलयन एपएस की नॉर्मलता। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए अज्ञात विलयन एपएस की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाओगे N3V3 बराबर N4V4। अब देखो N3 आपको इसमें ज्ञात करना है, ये क्या है अज्ञात विलयन की नॉर्मलता, जबकि N4 क्या है माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता। चूंकि N4 किसके बराबर है, N2 के बराबर है, अतः अपन क्या करेंगे, अतः N3 बराबर N4V4 बट्टा V3। अब ये N4 की जगह अपन क्या रखेंगे, N2 का मान रख देते हैं। N3 बराबर N2 का मान है 6.5352 इंटू 2 बट्टा 392.12 इंटू 19.3। ये तो क्या हो गया N2 का मान हो गया, यानी N4 का मान हो गया। अब आपको V4 यानी जो दूसरी जो सारणी से आपको सुसंगत आयतन प्राप्त होता है वो यहाँ लिखना है। मान लो अपन को कितना प्राप्त हुआ 18.5 और V3 यानी जो अज्ञात विलयन का आयतन है, अज्ञात विलयन अपन किस में भरते हैं पिपेट में, और पिपेट का आयतन अपन के पास कितना है 20 ml। अब इसको आप सरल करोगे तो आपको प्राप्त होगा क्या N3 यानी अज्ञात विलयन की नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। यदि उद्देश्य में इतना ही दे रखा हो कि आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है अज्ञात विलयन की, तो आपको यहाँ तक काम करना और इसको सॉल्व कर देना है। यदि आपको प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है तो चौथा पॉइंट होगा अपना अज्ञात विलयन एपीएस, अज्ञात विलयन एपीएस की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। चौथा पॉइंट है अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। देखो ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो N3 यानी अज्ञात विलयन की जो नॉर्मलता प्राप्त हुई है उसको आप तुल्यांकी भार से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगी। अब देखो N3 का मान अपन के पास है 6.53 इंटू 5352 इंटू 2। 20 से 20 को आप काट सकते हो, पीछे रहेंगे 18.5 बट्टा 392 इंटू 19.3। ये तो हो गया क्या N3 का मान। अब देखो तुल्यांकी भार, अब यह ध्यान रखना तुल्यांकी भार रखना किसका है, अज्ञात विलयन अपने पास कौन सा है FS यानी फेरस सल्फेट, न कि फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट का जो तुल्यांकी भार था 392.12 और FS यानी फेरस सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है वो होता है 278। इसको आप इससे आपको क्या करना है, N3 को गुणा करना है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तुल्यांकी भार किसका है, FS का कितना है 278। N3 का मान हो गया और ये तुल्यांकी भार से आप गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। अब आपको ज्ञात क्या करना, प्रतिशत शुद्धता।
अज्ञात विलयन की प्रतिशत शुद्धता, अज्ञात विलयन की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करने के लिए अज्ञात यानी जो अपन को सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हुई है, इसको आप सॉल्व करके लिखोगे 6.5352 इंटू 2 इंटू 18.5 बटा 392 0.12 इंटू 19.3 इंटू 278 बटा अशुद्ध नमूने का आयतन। अशुद्ध नमूने का आयतन कितना था अपने पास? 12 ग्राम प्रति लीटर। 12 ग्राम प्रति लीटर। इसका आपको 12 का भाग देना है और इसको गुणा करना है 100 से। ये आप काम करोगे तो आपको अज्ञात विलयन की शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है परिणाम। उसके बाद आपको परिणाम लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है परिणाम, यानी बोतल बी में दिए गए अज्ञात विलयन की शुद्धता प्रतिशत आपको जितनी भी प्राप्त हो ये सॉल्व करके देख लेना और वो लिख के आपको परिणाम लिखना है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।